हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। सो आपके आरआरबी जेईई के सिलेबस में क्या क्या है, सब टॉपिक्स क्या हैं एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट, डिटेल्ड, मोड ऑफ मेजरमेंट एंड रेट एनालिसिस, और इसके सब टाइप्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट के, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट, पेमेंट, स्पेसिफिकेशन। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितने क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन्वॉल्व हैं। सो एस्टिमेट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है एस्टिमेट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट कितने टाइप्स के होते हैं? सो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट और एब्स्ट्रैक्ट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट। सेकंड है प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट, नेक्स्ट क्यूबिकल एरिया एस्टिमेट, नेक्स्ट यूनिट रेट एस्टिमेट, नेक्स्ट डिटेल्ड एस्टिमेट, नेक्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एंड द लास्ट इज एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। सो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है? एक टाइप का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली फाइंड करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा आएगा, और ये जो एस्टिमेट है ये सबसे पहले स्टेज में बनाया जाता है, यानी कि इनिशियल प्लानिंग के स्टेज में। सो ये जो एस्टिमेट है ये बेस्ड होता है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, मीन्स जो हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट बनाया जाता है, और ये एस्टिमेट एक रफ आइडिया होता है कि कितना खर्चा आएगा। सो ये एस्टिमेट हमको ये मदद करता है कि ये फाइंड करने के लिए जो प्रोजेक्ट है हमारा फीजिबल है कि नहीं, फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, मींस डिज़ाइन और ड्राइंग्स को बनाने के पहले ही हम एस्टिमेट फाइंड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बजट के अंदर है कि नहीं। सो ये कहलाता है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। सो ये एस्टिमेट इसलिए किया जाता है ताकि हम बजटिंग कर सकें, डिसीजन मेकिंग कि ये प्रोजेक्ट हमको करना है कि नहीं करना है, क्लाइंट अप्रूवल और कॉस्ट कंपैरिजन के लिए ये प्रीलिमिनरी एस्टिमेट किया जाता है। सो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट प्लेन्थ एरिया मेथड, सेकेंड क्यूब रेट मेथड, थर्ड सर्विस यूनिट मेथड। सो प्लेन्थ एरिया मेथड क्या होता है? ये बेस्ड होता है प्लेन्थ एरिया में, यानी कि बिल्ट अप एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर के। सो एक स्क्वायर मीटर का जितना खर्चा आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेन्थ एरिया से। जैसे कि एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 20,000 है, सो 200 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा? 200 इंटू 20,000, सो इट विल बी 40 लाख। सो जब हम प्लेन्थ एरिया के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करते हैं वो कहलाता है प्लेन्थ एरिया मेथड। नेक्स्ट है क्यूब रेट मेथड। सो क्यूब रेट मेथड में हम क्या करते हैं? कॉस्ट को फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग से मल्टीप्लाई करके। सो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब हम एस्टिमेटिंग करते हैं वो कहलाता है क्यूब रेट मेथड। इसको हम फाइंड करते हैं बाय कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है सर्विस यूनिट मेथड। सो ये जो एस्टिमेट है ये बेस्ड होता है एक यूनिट पे, जैसे कि पर बेड का कॉस्ट कितना है। सो उस अकॉर्डिंग जब हम एक यूनिट को कंसिडर करके एस्टिमेट फाइंड करते हैं वो कहलाता है सर्विस यूनिट मेथड। सो एग्जाम्पल्स क्या हो गए? हॉस्पिटल्स, मीन्स हॉस्पिटल्स में 1 बेड का खर्चा कितना आएगा, स्कूल्स। नेक्स्ट है डिटेल्ड एस्टिमेट। सो डिटेल्ड एस्टिमेट क्या है? ये एक मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट है, मीन्स एक्यूरेट बोल सकते हैं और डिटेल्ड बोल सकते हैं, और जो एस्टिमेट में बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस आपके होते हैं वो कहलाता है डिटेल्ड एस्टिमेट। सो ये बहुत ही प्रिसाइज एस्टिमेट है। इसमें हम फाइंड करते हैं टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट का जब डिज़ाइन और ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस बन जाते हैं। सो इसमें क्या होता है? एक फाइनल ब्रेक डाउन होता है पूरे क्वांटिटीज़ का, मीन्स कितने क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है, कितना रेट्स है, और इन सब मटेरियल का कॉस्ट कितना है, लेबर का कॉस्ट कितना है, मशीनरी का कॉस्ट कितना है, और जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको जब हम कंसिडर करते हैं वो कहलाता है डिटेल्ड एस्टिमेट। सो डिटेल्ड एस्टिमेट क्यों किया जाता है? ताकि हम एक्यूरेट कॉस्ट को फाइंड कर सकें। टेंडरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए किया जाता है, बजट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, रिसोर्स प्लानिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ों के लिए हम डिटेल एस्टिमेट करते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ डिटेल्ड एस्टिमेट आर, डिटेल एस्टिमेट में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सो क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड वर्क, रेट एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट, कंटेंजेंसी चार्जेस,
वर्क चार्जेस, एस्टैब्लिशमेंट, मिसलेनियस चार्जेस। सो इसमें जो कंटिजेंसी चार्जेस होता है वो 3 to 5% होता है बिल्डिंग कॉस्ट का। पूरे बिल्डिंग कॉस्ट में जितना खर्चा आएगा उसका 3 to 5% होता है कंटिजेंसी चार्जेस, और ये कवर करता है अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, मीन्स जो खर्चे हमको पता नहीं है। जैसे कि आपने एक एस्टिमेट फाइंड किया कि इतना खर्चा आएगा, लेकिन जो खर्चा आपको पता नहीं है, जैसे कि अगर आपको बकेट की रिक्वायरमेंट हो गई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, सो उसको हम जनरली नहीं कंसिडर करते स्टार्टिंग में। सो अचानक से जो खर्चे आते हैं वो कहलाते हैं कंटिजेंसी चार्जेस। सो इसको डायरेक्ट 3 to 5% ले लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये एस्टिमेट तब किया जाता है जब पुराना एस्टिमेट की वैल्यू 5% से ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी भी वजह से। जब हमने एक एस्टिमेट फाइंड किया और उसके बाद क्या हुआ, रेट्स, जो प्रोडक्ट के जो रेट्स हैं वो चेंज हो गए, या किसी भी सर्कमस्टेंसेस के वजह से रेट्स चेंज हो रहे हैं, सो हम जो एस्टिमेट हमने फाइंड किया है हम उसको फिर रिवाइज करते हैं, सो उसको बोला जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सो ये एस्टिमेट तब किया जाता है जब हमको एडिशनल वर्क कराना रहता है, और वो एडिशनल वर्क पुराने ओरिजिनल एस्टिमेट में नहीं होता है, वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लिखते हैं कि हमको इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट आंसर आएगा कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आएगा। सो मैं उनके डिफरेंस बता देती हूँ दोनों के। सो रिवाइज्ड एस्टिमेट में क्या होता है, जब ओरिजिनल एस्टिमेट की वैल्यू 5% से ज़्यादा बढ़ जाएगी वो आएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट। और जो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है वो एडिशनल वर्क के लिए किया जाता है, जो पुराने ओरिजिनल एस्टिमेट में जो वर्क नहीं होता। जैसे कि आपने जो पहला एस्टिमेट निकाला था वो 10 स्टोरी बिल्डिंग के लिए बनाया था, फिर आपने उस में 2 स्टोरी एक्स्ट्रा ऐड की, मीन्स आप 12 स्टोरी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। सो जो 2 एक्स्ट्रा स्टोरी आप बनाएंगे उसका जो खर्चा आएगा वो आएगा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में, मीन्स एक्स्ट्रा वर्क के लिए जब हम एस्टिमेट फाइंड करते हैं वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सो रिवाइज्ड एस्टिमेट में जो कॉस्ट का वेरिएशन होता है वो सेम वर्क के लिए होता है, यहाँ पे काम चेंज नहीं होता। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है, नया या एक्स्ट्रा वर्क आता है, जब भी हम एक्स्ट्रा वर्क ऐड करते हैं वो आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में। रिवाइज्ड एस्टिमेट में क्या होता है, हमको पूरे प्रोजेक्ट का रीअप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है, सिर्फ हम एक्स्ट्रा वर्क का ही अप्रूवल लेते हैं। रिवाइज एस्टिमेट में क्या होता है, इसमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो एंटायर ओरिजिनल एस्टिमेट का होता है, मींस पूरे ओरिजिनल एस्टिमेट को हम मॉडिफाई करते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है, हम मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एडिशनल आइटम्स के लिए करते हैं, मींस जो एक्स्ट्रा वर्क हमने ऐड किया है। नेक्स्ट है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये एक ऐसा एस्टिमेट है जो कि रिक्वायर होता है किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए। ठीक, ये वो कॉस्ट को कवर करता है जो कि हमको रेगुलर उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये खर्चा इसलिए किया जाता है ताकि बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा गुड कंडीशन में रहे, सेफ रहे, फंक्शनल रहे। जैसे कि पेंटिंग हो गया, रिनोवेशन हो गया, ये आपको हर साल जनरली करना पड़ता है। सो इसके लिए जो खर्चा आता है वो आता है एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंट वर्क होते हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे हम अपनी हाइट को मीटर में मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं, और जो वेट है वो केजी में मेजर करते हैं। सो वैसे ही कंस्ट्रक्शन में कुछ मटेरियल्स हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं। सो अगर एक्सकवेशन है यानी कि अर्थ वर्क है तो उसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। कॉन्क्रीट वर्क है, ब्रिक मैसनरी है, स्टोन मैसनरी है, सो इन सब को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। प्लास्टरिंग और पेंटिंग को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। टाइल और फ्लोरिंग वर्क को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। कारपेंट्री यानी कि वुड वर्क हो गया वो मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। नेक्स्ट है स्टील रेनफोर्समेंट, ये मेजर करते हैं टन और किलोग्राम में। सो ये कई बार पूछा गया है कि स्टील रेनफोर्समेंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है। सो ये मेजर किया जाता है टन और किलोग्राम में। पीसीसी और आरसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। फॉर्म वर्क और शटरिंग मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। वायरिंग मेजर की जाती है मीटर में, मीन्स इलेक्ट्रिकल की जो हम वायरिंग करेंगे वो कितने मीटर के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन मेथड्स ऑफ बिल्डिंग वर्क। सो हमको बिल्डिंग वर्क में कितने चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अर्थ वर्क की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, सो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं कि लेंथ कितना है, फिर उसको विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाती है। सो उससे हमको अर्थ वर्क की ज़रूरत पता पड़ जाती है कि कितना क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड। सो लॉन्ग वॉल मेथड में लॉन्ग वॉल लेंथ क्या होती है, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑन द अदर साइड, ये कहलाता है लॉन्ग वॉल मेथड। नाउ शॉर्ट वॉल में शॉर्ट वॉल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस हाफ विड्थ ऑन वन साइड माइनस हाफ विड्थ ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट सेंटर लाइन मेथड, इसमें हम टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फाइंड करते हैं। नाउ एस्टिमेट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड स्पेसिफिकेशन, थर्ड रेट्स। ड्राइंग यानी कि आपके पास बिल्डिंग की ड्राइंग होनी चाहिए, रूम्स का डायमेंशन क्या है, कितने रूम्स हैं, सो ये हो गया ड्राइंग। स्पेसिफिकेशन मीन्स किस टाइप का मटेरियल आप यूज़ करेंगे, हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड या लो ग्रेड, सो वो हो गया स्पेसिफिकेशन। रेट्स मीन्स इन क्वांटिटीज़ का रेट्स क्या है, सो ये सब जब आपको पता होगा तब आप एस्टिमेट फाइंड कर पाएंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सो एस्टिमेट कॉस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है प्लिंथ एरिया या बिल्ट अप एरिया। ये टोटल कवर्ड एरिया होता है, मीन्स जो भी एरिया कवर्ड होता है वो आता है प्लिंथ एरिया के अंडर। ये इंक्लूड करता है जो स्पेस वॉल्स और कॉलम्स के द्वारा ऑक्यूपाई होती है, और इसमें क्या होता है ओपन एरिया नहीं आता, क्योंकि ये कवर करता है कवर्ड एरिया, सो इसीलिए इसमें ओपन एरिया को हम नहीं लेते। कैंटिलीवर पोर्च, एरिया ऑफ अनक्लोज्ड बालकनी, जो बालकनी अलग से ऊपर होती है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते प्लिंथ एरिया में। नेक्स्ट है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया एक टाइप का यूजेबल एरिया होता है, मीन्स लिवेबल एरिया। किसी भी रूम का लिवेबल एरिया कहलाता है कारपेट एरिया। इजिली बोले कारपेट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकें। सो कारपेट एरिया इज इक्वल्स टू प्लिंथ एरिया माइनस डिडक्शंस। नेक्स्ट है सर्कुलेशन एरिया। जो भी एरिया किसी भी पर्सन के मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ती है वो कहलाता है सर्कुलेशन एरिया। जैसे कि फ्लोर एरिया जो वरांडा का होता है, बालकनी का होता है, वो कहलाता है सर्कुलेशन एरिया। घूमने के लिए मीन्स मूवमेंट ऑफ अ पर्सन जो जगह की रिक्वायरमेंट होती है वो आता है सर्कुलेशन एरिया में। सो सर्कुलेशन एरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए जैसे कि वरांडा हो गया, पोर्चेस हो गया, ये 10 to 15% होता है प्लिंथ एरिया का। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया यानी कि जो वर्टिकली मूवमेंट के लिए जो जरूरत होती है वो कहलाता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। जैसे कि लिफ्ट हो गया, स्टेयरकेस, सीढ़ी हो गई, ये आता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के अंडर। ये होता है 4 to 5% ऑफ द प्लिंथ एरिया का। नेक्स्ट है सेटबैक एरिया। ये एक टाइप का एम्प्टी स्पेस जो खाली जगह बिल्डिंग के अराउंड बनाई जाती है वो कहलाता है सेटबैक एरिया। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, व्हीकल को मूवमेंट के लिए ये एरिया बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करते हैं। मीन्स किसी भी बिल्डिंग की आज के डेट में वैल्यू क्या है वो कहलाता है वैल्यूएशन। ये किस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है, किस लोकेशन में बिल्ट है, उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, विड्थ ऑफ रोड्स, किस तरीके का रोड है और किस तरीके का मटेरियल हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन। समय के साथ जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है वो कहलाता है डेप्रीसिएशन। ये हो सकता है वियर टीयर की वजह से या डिटोरिएशन या ऑब्सोलिसेंस की वजह से। सो डिप्रेसिएशन और ऑब्सोलिसेंस में डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक टाइप का फिजिकल लॉस होता है जो कि प्रॉपर्टी के वियर और टीयर की वजह से होता है। ऑब्सोलिसेंस एक टाइप का फंक्शनल लॉस है जो कि इसीलिए होता है कि डिज़ाइन, स्ट्रक्चर या फैशन चेंज हो गया है या डिमांड चेंज हो गई है। मीन्स अगर कोई स्ट्रक्चर या फैशन आउटडेट हो गया सो जो वैल्यू में लॉस आएगा वो कहलाएगा ऑब्सोलिसेंस। मीन्स फैशन में अगर कोई चीज़ नहीं रही या उसका स्ट्रक्चर आउटडेट हो गया सो उसके वजह से जो लॉस होगा प्रॉपर्टी का वो कहलाएगा ऑब्सोलिसेंस। सो डेप्रिसिएशन जो होता है ये समय के साथ चेंज होता है, इट वैरीज विथ एज। और ऑब्सोलिसेंस जो है वो एज पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स अगर कोई चीज़ फैशन में है और वो 1 साल बाद नहीं रहती सो उसके वजह से भी
एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आता है, वो कहलाता है ऑब्सोल्यूसेंस। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, बुक वैल्यू रिड्यूस होती है, एसेट की बुक वैल्यू में रिडक्शन आता है। और ऑब्सोल्यूसेंस में क्या होता है, इससे एक एसेट अनडिजायरेबल हो जाता है। जब कोई एसेट अनडिजायरेबल हो जाएगा पब्लिकली, वो होता है ऑब्सोल्यूसेंस। सो डेप्रिसिएशन जो होता है वो रिवर्स कर सकते हैं हम उसको मेंटेनेंस से, लेकिन ऑब्सोल्यूसेंस में क्या होता है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई चीज फैशन से चली गई सो उसको हम वापस फैशन में नहीं ला सकते। सो ऑब्सोल्यूसेंस जो है वो एक टाइप का इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट है सैल्वेज वैल्यू। यूटिलिटी पीरियड के बाद एसेट की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है सैल्वेज वैल्यू, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद उस एसेट की रीसेल वैल्यू क्या है वो कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। इसमें हम डिसमेंटल नहीं करते, मीन्स बिना तोड़े जब हम एसेट की वैल्यू को फाइंड करते हैं वो कहलाता है सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, इसमें हम बिल्डिंग का डिसमेंटल कर देते हैं, मीन्स बिल्डिंग को तोड़ देते हैं एक उसके यूटिलिटी पीरियड के बाद, मीन्स अब हम किसी एसेट को यूज नहीं कर सकते। सो क्या होगा, हम उसको डिसमेंटल कर देंगे, वो बिल्डिंग को तोड़ देंगे। सो क्या होगा, कुछ हमारे पास मटेरियल्स आएंगे, पुराने मटेरियल, फिर उनको बेचने के बाद जो अमाउंट आता है वो कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ये वैल्यू होती है एसेट की जो कि अकाउंट बुक में शो की जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में, मीन्स आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है, नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू क्या है, वो कहलाता है बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। सो हमने जब खरीदा उसकी वैल्यू क्या थी और डेप्रिसिएशन मीन्स उसका कितना रिडक्शन हो गया है वैल्यू का, उससे जब हम माइनस कर देंगे तब आपका आएगा बुक वैल्यू। और यूटिलिटी पीरियड के खत्म होने के बाद जो बुक वैल्यू होती है वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होती है। नाउ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन डी इक्वल्स टू इनिशियल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय द लाइफ ऑफ एसेट। सो ये हो जाएगा CI माइनस CS बाय N। सो इसमें हम ये मानते हैं कि एसेट एक फिक्स्ड अमाउंट को लॉस करेगा हर साल। नेक्स्ट है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन डी इक्वल्स टू होता है 1 माइनस CS बाय CI होल टू द पावर 1 बाय N। इसमें हम ये मानते हैं कि एसेट जो है एक कांस्टेंट परसेंटेज अपनी बुक वैल्यू का हर साल लॉस करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट एक टाइप का टोटल कॉस्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें लैंड का भी कॉस्ट इंक्लूड होता है, मीन्स लैंड का जो खर्चा प्लस उसको बनाने के लिए जो खर्चा आएगा उस लैंड में जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो कहलाता है कैपिटल कॉस्ट। मीन्स लैंड का खर्चा प्लस टोटल कॉस्ट, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना खर्चा आएगा वो कहलाता है कैपिटल कॉस्ट। ये एक टाइप का ओरिजिनल कॉस्ट हो गया और ये चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं आपने लैंड खरीदा 10 लाख का, उसमें कंस्ट्रक्शन किया 20 लाख का, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 30 लाख। सो ये एक टाइप का ओरिजिनल कॉस्ट है और ये समय के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप अगर 2 साल बाद भी पूछेंगे इसमें कैपिटल कॉस्ट कितना लगा तो वो 30 लाख ही होगा। लेकिन जो वैल्यूएशन होती है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी भी एसेट की, मीन्स आज के डेट में उसकी वैल्यू क्या है वो होती है वैल्यूएशन, जिसको हम फाइंड करते हैं यूजिंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन से। नेक्स्ट टॉपिक है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जिसको हम साइड में रखते हैं ताकि एक समय के बाद हम उसको यूज कर सकें। जैसे कि हमको पता है कि इक्विपमेंट 5 साल के बाद हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, सो उसके लिए हम साइड में एक फंड इकट्ठा करेंगे ताकि 5 साल के बाद हम फिर से उस इक्विपमेंट को नया खरीद सकें। सो इसमें क्या करते हैं, हम एनुअल इंस्टॉलमेंट देते हैं। सो एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, I इक्वल्स टू S इंटू आई बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर N माइनस 1, जहाँ पे I जो है वो इंस्टॉलमेंट पर ईयर है, S जो है अमाउंट ऑफ सिंकिंग है, मीन्स कितना अमाउंट हम सिंक करेंगे, I जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N जो है वो डिज़ाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर है, मीन्स कितने साल तक की हमने उसकी डिज़ाइन लाइफ को कंसिडर किया है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, इस टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस में वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड है टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट, थर्ड है पेमेंट, फोर्थ है स्पेसिफिकेशन। सो हम एक एक टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेंडरिंग। टेंडरिंग क्या होता है, टेंडरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बिड्स को इनवाइट करते हैं इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स से,
ताकि कुछ स्पेसिफिक काम को कराया जा सके कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? टेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय विच बिड्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर टू कैरी आउट स्पेसिफिक पैकेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर कोई काम हमको कॉन्ट्रैक्टर से करवाना रहता है तो टेंडरिंग के द्वारा हम बिड्स इनवाइट करते हैं, बोली लगाई जाती है ना। टेंडर इनवाइट करते हैं हम टेंडर नोटिस के द्वारा। टेंडर नोटिस एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कि जो जॉब है हमारा, जो हमको काम करवाना है वो क्या है, जो कि पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में और इंटरनेट पे। टेंडर फॉर्म एक प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की गिवन होती है, उनके रूल्स और डायरेक्शंस गिवन होते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर को गाइड कर सकें। कॉन्ट्रैक्टर के गाइडेंस के लिए टेंडर फॉर्म होता है जिसमें हर तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोटेशन। कोटेशन क्या होता है? जो रेट कॉन्ट्रैक्टर कोट करता है टेंडर कॉल के बाद, वो होता है उसका कोटेशन। द रेट्स कोटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर in response to tender call are called quotations. Types of tender. टेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? ओपन टेंडर, सील्ड टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर, रेट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? टेंडर डॉक्यूमेंट्स में हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं कि टेंडर कैसे वर्क करेगा और उसके क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस रहेंगे। सो टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं? पहली चीज टेंडर ड्राइंग्स होती हैं। सेकंड, द स्पेसिफिकेशन, मटेरियल के क्या रिक्वायरमेंट्स है, मींस जनरल रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट है बिल ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस क्या हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टेंडर, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड। ये सब डॉक्यूमेंट्स किसी भी टेंडर को फिल करने के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि टेंडर में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस आपको फॉलो करनी है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि टेंडर किस तरह से प्रोसीड होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी जो होती है वो 2% होती है टेंडर वैल्यू की। ये एक स्मॉल रिफंडेबल फी होती है। ये इसलिए कलेक्ट की जाती है कि हम ये माने कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर बिड को सबमिट कर रहा है वो एक सीरियस है अबाउट द वर्क। सीरियसनेस को शो करने के लिए एक अर्नेस्ट मनी लिया जाता है ताकि कोई भी फॉल्स या डमी बिड नहीं आए। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी मनी। ये 10% होती है टेंडर वैल्यू की। ये वो मनी होती है जो कॉन्ट्रैक्टर को जमा करनी रहती है डिपार्टमेंट में जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसको अलॉट किया जाता है, और अगर वो उस काम को समय से नहीं कंप्लीट कर पाता है सो उस लॉस को हम सिक्योरिटी मनी से डिडक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच जो कि इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। ये डिफाइन करता है कि हमारा काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, टाइमलाइंस क्या रहेंगी, मीन्स आपको ये कब तक जमा करना है प्रोजेक्ट को, कॉस्ट क्या कॉस्ट आएगा, लीगल ऑब्लिगेशंस। इसमें लीगल तरीके से वो लोग एग्रीमेंट करते हैं ताकि जो हमारा वर्क है वो स्मूथ एग्जीक्यूशन के द्वारा हो पाए और कंप्लीशन हो पाए प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट आपका समय से कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। नाउ फर्स्ट लंप सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में एक लंप सम अमाउंट जो कि पूरा एंटायर प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है वो होता है आपका लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम एक ही अमाउंट लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें ओनर जो होता है जिसको ये काम को कंप्लीट कराना रहता है वो एक लंप सम अमाउंट देता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद। और इसमें कॉस्ट का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता, मीन्स कोई भी मटेरियल का लिए जो पैसा है वो अलग से नहीं लिया जाता, लेबर के लिए पैसा अलग से नहीं लिया जाता, प्रॉफिट अलग से नहीं लिया जाता है। कोई भी जो अलग अलग यूनिट होते हैं उनके लिए कॉस्ट को हम ब्रेक डाउन नहीं करते, सिंगल एक अमाउंट लिया जाता है, वो होता है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। जब हम एक प्रोजेक्ट को यूनिट्स में तोड़ते हैं, मीन्स जैसे कि कॉन्क्रीट पर क्यूबिक मीटर इतना कॉन्क्रीट लगेगा उसका प्राइस कितना है, पर टन ऑफ स्टील है उसका प्राइस कितना है,
जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हर एक यूनिट का जब हम प्राइसिंग करते हैं, वो होता है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम हर एक यूनिट को इंडिविजुअली प्राइसिंग करते हैं। नेक्स्ट है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक फंक्शनल प्रोजेक्ट को डिलीवर करे, और इसमें क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ टर्न द की करना रहता है। मीन सिर्फ चाबी घुमाना है और इस फैसिलिटी को यूज करनी है, और पूरा काम एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट किसी भी लेबर वर्क के लिए किया जाता है, सिर्फ लेबर के रिक्वायरमेंट के लिए, वो होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो भी मटेरियल होते हैं वो ओनर खुद सप्लाई करता है। उसको किस टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, हाई स्पेसिफिकेशन उसको लगानी है, तो वो मटेरियल खुद प्रोवाइड करता है ओनर, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्टर को रेट सप्लाई करना रहता है हर एक मटेरियल का, उसके साथ उसके टैक्सेस को इंक्लूड करना, उसके कैरेज को, और उसके डिलीवरी चार्ज जो मटेरियल को लगेगा उस जगह तक पहुंचाने के लिए टेंडर में, वो होता है आपका मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल को सप्लाई करने के लिए जितने भी चार्जेस होंगे, इंक्लूडिंग मटेरियल का जो कॉस्ट है, वो जब कॉन्ट्रैक्टर करता है वो होता है आपका मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली परचेस ऑफ मटेरियल्स के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रिक्स, स्टोन्स, फर्नीचर, पाइप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल के लिए किया जाता है जिसमें टैक्सेस और उसके डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को सप्लाई करता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो भी पूछे जा चुके हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑर्डर फॉर स्टार्टिंग ऑफ वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर after accepting of tender is issued only after payment of A. earnest money, B. security deposit, C. mobilization fund, D. capital fund। जब भी वर्क को हम स्टार्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो तभी स्टार्ट होता है जब वो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर देता है। मींस जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है 10% ऑफ द टेंडर वैल्यू की, उसके बाद ही काम चालू होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Next question, the most popular type of contract in government department is A. item rate, B. cost plus percentage, C. lump sum, D. cost plus fixed fee। So जो most popular contract होता है वो जनरली lump sum होता है कि हम इस प्रोजेक्ट का आपको इतना खर्चा देंगे। So correct answer है ऑप्शन नंबर C। Next question, for delay in completion and for bad work, the contractor is liable to pay a maximum penalty of an amount equal to। अगर काम सही नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्टर कितना परसेंट पेनल्टी दे सकता है, मैक्सिमम कितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर पे करता है। फर्स्ट 8% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, 1% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, 5% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो कॉन्ट्रैक्टर 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग बिड्स और प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। ए स्टार्टिंग, बी शेड्यूलिंग, सी प्लानिंग, डी टेंडरिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेंडरिंग। टेंडरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बिड्स या प्रपोजल को इन्वाइट्स करते हैं किसी भी इन्विटेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्योरिटी मनी टू बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर अवॉर्ड ऑफ द वर्क इज डैश of the awarded value। A 2%, B 5%, C 10%, D 15%। सो सिक्योरिटी अमाउंट कितना रहता है, 10% होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना रहता है जब उसको वर्क अलॉट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट द A payments to the contractor are to be made item wise, B payments to the contractor are made in percentage of the work done value, C payment to the contractor is made after completion of the work, D none of this। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट होता है वो किया जाता है परसेंटेज में। मीन्स कितना परसेंट काम हुआ है उस अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है। सो परसेंटेज ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जब पैसा दिया जाता है वो होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ बिल्डिंग वर्क्स द मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी
ए टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बी लमसम कॉन्ट्रैक्ट, सी आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, डी एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट। सो जब भी हमको रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क रहता है सो उसके लिए जो प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो है आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको पता रहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा होगा, सो इसीलिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट इंक्लूड्स जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट्स, टैक्सेस, सुपरविजन एंड अदर कॉस्ट इज ए मेंटेनेंस कॉस्ट, बी ओवरहेड कॉस्ट, सी ऑपरेशनल कॉस्ट, डी मिसलेनियस कॉस्ट। सो जब भी जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जैसे कि रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया, सुपरविजन और जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं जो कि अलग से होते हैं वो होते हैं आपके ओवरहेड कॉस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स एंड प्रिविलेज विच एन ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंजॉयज थ्रू और ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर इज नोन एज ए प्रॉपर्टी राइट, बी लीज राइट, सी लीगल राइट, डी ईजमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईजमेंट। जो राइट या प्रिविलेज एक प्रॉपर्टी का ओनर एंजॉय करता है या दूसरे की प्रॉपर्टी से भी वो राइट्स और प्रिविलेज को एंजॉय करता है वो होता है उसका ईजमेंट राइट। मीन्स उस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट, या तो उसकी प्रॉपर्टी खुद की भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है, वो होता है उसका ईजमेंट राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट? ए डिटेल एस्टिमेट, बी बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टिमेट, सी प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट, डी क्यूब रेट एस्टिमेट। सो सबसे जो मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट होता है जिसमें हम एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं वो है हमारा डिटेल एस्टिमेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट में हम सिर्फ और सिर्फ प्लेन्थ एरिया से एस्टिमेट निकालते हैं, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। सो ये एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं होता है। क्यूब रेट में हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से एस्टिमेट निकालते हैं। सो जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है वो होता है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग्स इज कन्वे टू द एस्टिमेटर थ्रू ए स्पेसिफिकेशन, बी कवर नोट, सी प्रोग्रेस चार्ट, डी नन ऑफ दिस। सो जो इन्फॉर्मेशन हम ड्राइंग से नहीं दे पाते वो हम स्पेसिफिकेशन के द्वारा लिख के देते हैं कि हमको इस रिक्वायरमेंट की चीज चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन? हम जो बुकिंग करते हैं वो किस डायमेंशन में हम लिखते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हम अक्सर इसी फॉर्म में लिखते हैं। सो वही इसका ऑर्डर होता है बुकिंग डायमेंशन का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लेंथ, विड्थ देन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स इज वर्कड आउट इन ए मीटर क्यूब, बी मीटर स्क्वायर, सी मीटर, डी लमसम। सो जो डैम्प प्रूफ कोर्स होता है वो हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द एस्टिमेशन फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क इज ए क्यूबिक मीटर, बी क्विंटल, सी केजी, डी मेट्रिक टन। सो जो रेनफोर्समेंट होता है वो हम मेजर करते हैं क्विंटल में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर? हम इसमें से क्या स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते? ए ड्रिप कोर्स, बी पॉइंटिंग, सी शटरिंग, डी डैम्प प्रूफ कोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप कोर्स। ड्रिप कोर्स को हम मीटर में मेजर करते हैं। ये वो लेंथ होती है जिससे हम एक शेडिंग पोर्शन देते हैं ताकि जो पानी शेड के ऊपर से गिरे वो नीचे बह जाए। रेनफॉल से बचाने के लिए हम एक ड्रिप कोर्स बनाते हैं। सो ये रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। और पॉइंटिंग, शटरिंग और डैम्प प्रूफ कोर्स ये सब मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज द ए मार्केट वैल्यू, बी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टिल डेट, सी वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, डी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू द प्रीवियस ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। सो जो बुक वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस जो डेप्रिसिएशन आज की डेट तक हो चुका है। सो बुक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हम लिखते हैं उस साल के लिए। सो डेप्रिसिएशन भी हम टिल डेट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओनर ऑफ अ बिल्डिंग सेट असाइड ₹1500 एज सिंकिंग फंड इन द बैंक एवरी ईयर फ्रॉम द रेंट he gets from the building. He wishes to rebuild another portion of building after 25 years. If the rate interest of the bank is 7%, what will be the amount available with him after 25 years?
सो ये किससे रिलेटेड है? सिंकिंग फंड से एक क्वेश्चन है, जो अमाउंट हम साइड बचा के रखते हैं। सो हमको पता है आई जो इंस्टॉलमेंट होता है सिंकिंग फंड में, वो किसके इक्वल होता है? S इंटू आई बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1। ये आपका इंस्टॉलमेंट है जो हम हर साल देते हैं। सो यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 1500 का, ये हो गया 1500। S जो होता है वो अमाउंट होता है सिंकिंग का, I जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, ये 7% है, तो ये हो गया 0.07, ये हो गया 1 प्लस 0.07। कितने साल के लिए ये फंड किया गया है इसने? 25 ईयर्स के लिए, माइनस 1। सो जो अमाउंट अवेलेबल आएगा मीन्स S जो होता है, जो सिंकिंग अमाउंट, वो आएगा यहाँ पे ₹94,873.55। सो ये ऑप्शन किससे नियरेस्ट है? ऑप्शन सी से। सो सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शन में नहीं होती सो हम नियरेस्ट वैल्यू को एज एन आंसर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर बिकम्स लेस बाय देम because of out of date in style, structure and design etc. This is termed as A scrap value, B capital cost, C book value, D obsolescence. So कभी भी किसी भी चीज की वैल्यू जब कम हो जाती है बिकॉज ऑफ फैशन या चेंज इन स्टाइल या आउटडेट ऑफ द फैशन, अगर वो फैशन चला गया या डिजाइन ऑब्सोल्यूट हो गई मीन्स डिजायरेबल नहीं है, वो होता है आपका ऑब्सोलिसेंस। जब भी डिजाइन फैशन की वजह से कोई स्ट्रक्चर की वैल्यू कम हो जाती है वो होता है आपका ऑब्सोलिसेंस। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? उसकी यूटिलिटी पीरियड के बाद जो वैल्यू होती है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। और कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस जो कॉस्ट हम कंस्ट्रक्शन में खर्चा करते हैं वो होता है आपका कैपिटल कॉस्ट। और बुक वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं वो होती है उसकी बुक वैल्यू। और जब भी किसी भी स्ट्रक्चर की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज उसका जो फैशन है वो अनडिजायरेबल है, वो होता है आपका ऑब्सोलिसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मल अप्रूवल बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर इनकरिंग द एक्सपेंडिचर ऑन अ वर्क इनिशिएटेड इज A टेक्निकल सैंक्शन, B गवर्नमेंट सैंक्शन, C एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, D एक्सपर्ट कमेटी सेक्शन। सो जब भी हम फॉर्मल अप्रूवल लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट के प्रपोजल के लिए, वो किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटेंडेंस ऑफ द लेबरर्स इन अ कंस्ट्रक्शन साइट इज केप्ट इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मस्टर रोल which is noted or recorded in which one of the following forms, usually by tile authorized agent as work supervisor? A acquittance roll, B voucher, C muster roll, D none. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्टर रोल। मस्टर रोल में हम क्या करते हैं? लेबर्स का अटेंडेंस डालते हैं। ये कौन डालता है? जो वर्क को देखता है, मींस वर्क सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेट दैट इज प्रिपेयर्ड इन द इनिशियल स्टेज टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज नोन एज ए प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट, बी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट, सी डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट, डी रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। सो जो भी एस्टिमेट हम सबसे पहले बनाते हैं कि उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम पता कर सकें कि ये प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा, वो होता है आपका प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जब भी हम एग्जैक्ट फाइंड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा, वो होता है आपका डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट। और जब भी किसी भी क्वांटिटी का रेट चेंज हो जाता है तो एस्टिमेट चेंज हो जाता है। सो एस्टिमेट जब चेंज हो जाता है 5% से ज़्यादा, सो हम एस्टिमेट को फिर से रिवाइज करते हैं और वो कहलाता है आपका रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। और जब भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके किसी भी क्वांटिटी का एस्टिमेट फाइंड करते हैं वो होता है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट। और सबसे जो इनिशियल स्टेज में किया जाता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करने के लिए वो होता है प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not considered as unit rate analysis of an item of a building? A contingency expenses, B present rate of skilled labor, C contractor's profit, D present rate of material. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंटेंजेंसी एक्सपेंसेस। कंटेंजेंसी एक्सपेंसेस जब हम लेते हैं वो 3 to 5% होता है बिल्डिंग कॉस्ट का। ये कोई भी एक यूनिट रेट एनालिसिस के लिए कोई भी एक आइटम नहीं होता। मीन्स यूनिट रेट में हम किसी भी आइटम की एग्जैक्ट यूनिट लिखते हैं, जैसे स्टील इतना, ब्रिक्स इतना। लेकिन कंटेंजेंसी एक्सपेंसेस एक टर्म है जिसमें हम जो एक्स्ट्रा, जो अनफोर्सीन खर्चे होते हैं, जो हमको पता नहीं होते, उसके लिए हम डायरेक्ट 3 to 5%
एक्सपेंस रखते हैं उसके लिए। सो यूनिट रेट एनालिसिस के लिए ये कोई भी एक आइटम का टाइप नहीं है। और जैसे कि देखो स्किल्ड लेबर ये एक पार्ट है यूनिट रेट का, जिसमें हम स्किल्ड लेबर का खर्चा लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट वो भी हम लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट देना है। प्रेजेंट रेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के रेट्स को भी हम काउंट करते हैं। बट कंटिंजेंसी एक्सपेंसेस एक कोई भी आइटम का टाइप नहीं है, ये एक एक्सपेंस का टाइप है जो कि अलग से लिया जाता है, क्योंकि ये अनफोर्सीन एक्सपेंसेस के लिए लिया जाता है, जो खर्चे हमको पता नहीं होते पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ ए द वॉल्स एट द फ्लोर लेवल्स, बी इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन अप टू 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, सी लिफ्ट, डी कैंटिलीवर्स पोर्चेस। सो जो प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया किसी भी बिल्डिंग का कवर्ड एरिया होता है, इसमें जो भी पोर्चेस अलग से होते हैं जैसे कि कैंटिलीवर टाइप के पोर्चेस वो इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि वो बाहर बने रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 वैल्यूएशन, मॉर्टगेज, टैक्सेशन, स्पेसिफिकेशन। लिस्ट 2 डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, चार्जेस levied on property, securities taken for giving loans, mode of describing nature and class of work. So हमको इनको मैच करना है। फर्स्ट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्या होती है? किसी भी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू होती है, जिसमें हम उस प्रॉपर्टी की प्राइस को फाइंड करते हैं कि इस प्रॉपर्टी की एट प्रेजेंट प्राइस क्या है। सो वैल्यूएशन का क्या हो गया? फर्स्ट। नाउ मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में क्या करते हैं? हम किसी भी चीज को गिरवी रखते हैं ताकि हम लोन ले सकें। सो ये हो गया सिक्योरिटीज टेकन फॉर गिविंग लोन्स, लोन लेने के लिए जो हम सिक्योरिटी देते हैं वो होता है आपका मॉर्टगेज, यानी कि गिरवी रखना। सो क्यू का हो गया थर्ड। नेक्स्ट टैक्सेशन, टैक्सेशन मतलब जो प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट चार्जेस लेती है। सो आर का हो गया सेकेंड। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में हम ये बताते हैं कि हमारा जो नेचर है और क्लास ऑफ वर्क कैसा है, मीन्स ब्रिक या स्टील हम किस टाइप का यूज करेंगे। सो एस का हो गया 4। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पी का 1, क्यू का 3, आर का 2, एस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड एंड क्वांटिटी सर्वे मेथड आर यूज्ड टू कैलकुलेट डैश। ए डेप्रिसिएशन, बी सैल्वेज वैल्यू, सी म्युनिसिपल टैक्सेस, डी एन्युइटी। सो स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और सिंकिंग फंड मेथड ये सब यूज किए जाते हैं डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के लिए। मींस जो प्रोडक्ट है वो अपनी कितनी वैल्यू को लूज कर चुका है एट प्रेजेंट डेट में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 50,000 लीटर इज टू बी बिल्ट इन अ सोसाइटी। What will be the preliminary estimate of the project if the per liter cost is ₹3? देखो हमको ओवरहेड टैंक बनाना है 50,000 लीटर के कैपेसिटी का, राइट। हमको 1 लीटर का खर्चा पड़ रहा है 3 रुपीज। तो इतने लीटर का खर्चा कितना पड़ेगा 50,000 लीटर्स के लिए? ये हो जाएगा 50,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 1,50,000। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ये होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, जब हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट से पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नोन एज। ए प्राइसिंग, बी एस्टिमेशन, सी वैल्यूएशन, डी कॉस्टिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी की एट प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज। ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। सो जनरली कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10% लिया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, the percentage amount of earnest and security money are dash and dash of total project cost. So earnest money 2% ली जाती है और security money 10% होती है total project cost की। So इसका correct answer है ऑप्शन नंबर ए। earnest money हम इसलिए दिया जाता है ताकि ये बताता है कि जो प्रोजेक्ट ले रहा है वो इंसान सीरियस है उस प्रोजेक्ट के लिए, और security money इसलिए दी जाती है ताकि वो जो प्रोजेक्ट है विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट हो पाए।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।